इनका कहना है कि हम जो गैस सिलेंडर है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा। अब अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गैस सिलेंडर का दाम है 1200 रुपए और इनकी उतनी कमाई नहीं है कि ये गैस सिलेंडर अफोर्ड कर पाए। मैंने पूछा इतनी सारी योजनाएं हैं भाई बहनों के लिए, कई सारी योजनाएं बनाई गई है, तो बोले उनको मिलता नहीं। अगर वो मिल भी रहा है तो हमारे को तो संभव नहीं है ना, 1000 रुपए भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सिर्फ एक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से उनको पहाड़ में जाकर के लकड़ी तोड़ करके लाना पड़ता है और बता रही थी कि वो पहाड़ में जंगली जानवर भी होते हैं। ऐसे तमाम चीजों का जो स्ट्रगल है उनका, वो मैंने देखा कि एक सिलेंडर के दाम बढ़ने से कई सारी चीजें हो रही हैं। और जब मैंने उनको बताया कि भाई आप जो ये चूल्हे में खाना बनाते हो तो 1200 सिगरेट बराबर धुआं आप कंज्यूम करते हो, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कई तमाम न्यूज़ चैनल्स ने इस बात पे कवर किया है और जो कई सारी रिसर्च एजेंसीज हैं उन्होंने दिया हुआ है कि भाई जो चूल्हे से धुआं निकलता है वो लगभग 1200 सिगरेट के बराबर का होता है। तो मैंने सेम चीज बताया तो वो भी चिंतित हुई। और जब मैंने उनको बताया कि भाई कांग्रेस सरकार जो है वो घोषणा कर रही है, कांग्रेस पार्टी घोषणा कर रही है कि आपको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगा और 474 के आसपास या 500 का आपका सिलेंडर पड़ेगा, तो क्या आप भरवाएंगे? तो बहुत खुश थी वो, बिल्कुल हाँ, हम तो क्यों चूल्हा में जलाएंगे, हम क्यों जंगल में जाएंगे, हम बिल्कुल घर में ही गैस बनाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार की चीजों से हम गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब हम बोलते हैं कि हमको विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु तो चूल्हे पे तो खाना नहीं बना रहेगा, विश्व गुरु को तो गैस में खाना चाहिए ना। तो एक ऐसी जो बुनियादी बातें हैं, मुझे लगता है कि आज भी हमको बुनियादी चीजों में काम करने की जरूरत है। आपके पिताजी प्रचार कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, मतलब माताजी भी कर रही हैं, तो ये पूरा परिवार आपका लगा हुआ है। और जब इसके वीडियोस फोटोज जब देखता हूं तो उसमें दिखता है कि कभी आप मांदर बजा रहे हैं, कभी आपके पिताजी कुड़ुक में गाना गा रहे हैं, कभी आप जो है गाना गा रहे हैं। ये एक अलग माहौल दिखता है राजनेता का अपने जनता के बीच। वहीं दूसरी तरफ जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं आपके ऊपर, ये कैसे देखते हैं अपने आप को कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो विरोधी हैं आपके, जो पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं, कैसे जवाब देते हैं उनका? देखिए, इंसान को अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। हमारा काम क्या है? हमारा काम है अपने लोगों से मिलना और हमने क्या काम किया है उनको बताना। और जब हम इसको बताने जाते हैं तो वो जो जगह है, जो गांव है, वो हमारा गांव है, परिवार है। और तो जो खुशी है एक दूसरे को देख करके, मिल करके, तो ये एक हॉस्पिटैलिटी बोल सकते हैं हम, अगर सही बात शब्द बोलो तो। इतना ग्रीटिंग है हमारे यहाँ कल्चर में, हमारे कल्चर में इतना प्यार है एक दूसरे को लेकर के कि आपको अगर कभी मौका मिले तो चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। बहुत प्यार बढ़ा है हमारे लोगों के बीच में। जो कर्मा है, रदरिया है, सुआ है, ये सब हमारा कल्चर है। और जब हम उस कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं अपने लोगों के साथ में, तो एक अलग ही रूप निकल के आता है। आप जो फोटोज और वीडियोस देख रहे होंगे, तो ये रोज हर पंचायत में जहाँ जा रहे हैं हम, जहाँ बूथों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, तो लोगों का एक अलग ही प्यार है जो देखते ही निकलता है और हम मिल रहे हैं। और रही बात पर्सनल अटैक करने की, मैंने आपका और आपके विरोधियों का जो सोशल मीडिया खंगाला, उसमें ये देखा कि उनके पर वो आपके ऊपर पर्सनल अटैक्स कर रहे थे, आप पर निशाना साध रहे थे। वहीं आपका जब देखते हैं, आपके पिताजी का देखते हैं, आप लोग सिर्फ काम गिना रहे हैं, योजनाएं गिना रहे हैं और वादे गिना रहे हैं कि हम ये करेंगे। अटैक्स नहीं दिख रहे हैं कहीं, ये चुनाव जैसा माहौल नहीं दिख रहा है। देखिए, अटैक करने की आवश्यकता क्या है? है ना? आप एक बात समझिएगा, सामने वाले व्यक्ति का काम ये झूठ बोलना। अब हम उस स्तर पे तो नहीं जाएंगे। हमारा काम है एक बार सच बोल करके जीरो कर देना, है ना? हमारा काम है सच बोलना। हम जो भी बात बोल रहे हैं पूरी सच्चाई से बोलते खड़े रहते हैं। और जो सामने वाले व्यक्ति हैं उनका काम सुबह से झूठ बोलना है। वो खुद किस प्रोफेशन में थे उस चीज की सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता है जितने भी हमारी मिलिट्री है ना, सेना जो है वो हमारी रक्षा मंत्रालय के अंदर में आती है, राजनाथ सिंह जी के अंदर में आती है। और जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में पहला मिलिट्री फोर्स आ जाता है ना, अर्धसैनिक बल जिसे बोलते हैं। तो ये दो अलग मिनिस्ट्रीज की बात है ना? आप कौन से वाले में थे? इसमें थे? इसमें अगर इसमें थे तो आपको अर्धसैनिक बल बोलना पड़ेगा या पुलिस बोलना पड़ेगा, ठीक है? अब अगर आप इसमें थे तो इसमें आपको बोलना पड़ेगा कि मैं सैनिक में था, मैं अग्निवीर में था, कि मैं जल में था, थल वायु में था। तो ये एक बुनियादी चीज है। मैं बोला ना कि
आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो अगर इन सब चीजों में मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि ये एक लोग इतनी डिटेल पे बात नहीं समझते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि इन सब चीजों में बोला ना ही जाए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इन सब चीजों को लेकर के मैं जैसे देखता हूँ कि मुझे 1000 युवाओं ने चिट्ठी लिख के बुलाया। आज व्हाट्सएप का जमाना है ना, 2 मिनट में हो फोन करता है बंदा, ईमेल करता है। 21वीं जनरेशन में हम लोग आज, तो ये भाजपा डिजिटल इंडिया, एग्जैक्टली डिजिटल इंडिया के जमाने में कोई खून से चिट्ठी, भी 1000 लोग खून से चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये हास्य, मतलब क्या बोलो, लोग हंसते हैं इन सब बातों पे, है ना, लोग मजाक बनाते हैं। इन सब चीजों से बचना चाहिए, मुझे लगता है राजनीति में तो खासकर बचना चाहिए, क्योंकि लोगों को आप बेवकूफ समझना नहीं बंद कीजिए, है ना। लोग जो है बहुत स्मार्ट है, उनके पास आज इंटरनेट गाँव में एक्सेस है, सबके पास मोबाइल फोन है, 2 मिनट में ढूंढ करके बता देंगे क्या सच है क्या झूठ है। तो ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं वो काम ही इतना सारा है, हमको अगर मैं बताने लगूं तो आपके शो में शायद उतना टाइम नहीं मिलेगा मुझे बोलने का। जो आपने ये बताया बात, इसी से एक चीज मुझे याद आती है कि कुछ महीने पहले कुछ लोग विरोध कर रहे थे किसी प्लांट को लेकर, और अब अचानक से वो समर्थन में आपके कार्यालय पहुंचे, आपके पिताजी से मिले और पूरा पैदल मार्च निकाला। तो ये कौन सी जादू की झप्पी थी कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो अब आपके समर्थन में आ गए हैं? मैंने आपको कहा ना, इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो फिर से मैं उसी बात बोलूंगा कि किसी ने झूठ का पौधा लगाया था, और जैसे ही हमने सच का पानी डाला वो पौधा जो था वो खत्म हो गया। क्योंकि सच के पौधे ही सिर्फ लग सकते हैं सच के पानी से। हमने सच जाके बोल दिया कि भाई आप एक बात बताओ, हमारे मैन पार्ट में माइनिंग आपसे नहीं बहुत पहले से हो रहा है। अगर प्लांट लगना होता तो मैन पार्ट में क्यों नहीं लगता, या फिर पहले क्यों नहीं लगता? ये जो है इस प्लांट के साथ में बात ये है कि ये चाहते हैं कि मंत्री अमरजीत भगत इनका समर्थन करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने प्लांट का समर्थन करें, हाँ प्लांट का उनके पास, और उन्होंने बहुत साफ शब्द में बोला था, अगर गांव वाले विरोध कर रहे हैं तो समझ लो मैं भी विरोध कर रहा हूँ। मैं आप में और गांव वालों में चुनना होगा तो मैं हमेशा गांव वालों के साथ ही खड़ा मिलूंगा, और अगर आप जोर जबरदस्ती से करना चाहते हो तो आप मेरे को अपने अगेंस्ट ही पाओगे हमेशा। तो इस चीज को जब प्लांट वालों ने जान लिया तो वो लोगों ने दूसरी पार्टी को इन्वेस्ट किया अपना। अब जो मैं बोलूं कि जो अगला व्यक्ति है अपोजिशन पार्टी से, जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी के पास इतने पैसे आए कहां से जब वो प्रत्याशी नहीं बना था? क्योंकि जिस प्रोफेशन में वो थे उसमें इतने पैसे हो पाना, 100 गाड़ियों का रेला होना तो संभव नहीं था। नहीं। और तमाम बार गांवों के बीच में पता चलता है कि कुछ नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो लोग हमेशा लोगों को मीटिंग करके, शराब पिला करके, पैसे दे करके नारेबाजी का वीडियो बनाते हैं। हमारे पास आता है, लेकिन ये हमारी लोग हैं, हमारी जनता है, तो इनके साथ हम दल बल का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। प्रेम से आज तक बात किए हैं, सीतापुर शांति का टापू मेरे फादर कहते हैं, तो यहाँ शांति और प्रेम ही है। तो जब प्रेम मिला उनको, ये बात समझ में आई उनको कि उनको बचाने वाला, उनके साथ हमेशा खड़ा होने वाला उनका विधायक, उनके अमरजीत भगत जी हैं, तो आए और अपना पूरा समर्थन दिए। और मैं बताऊं उस गांव में एक महिला नहीं बची होगी जो नहीं आई थी, सब लोगों ने आया और बोले कि हम उनका कहना था कि हमको मार्च करना है, हम अपना समर्थन दिखाना चाहते हैं आपको। आप उसके वीडियोस अगर मैं दूंगा आप चलाइएगा। वो पूरा का पूरा बतौली शहर वो पैदल घूम के आई और अंदर तक भी आई, और बाद में बहुत अच्छा खाना वाना खाया हम लोग सब साथ में। बोली कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं आज के बाद। अच्छा। आप हम लोग खड़े हैं बोलते हैं वो। अच्छा। तो ये तो प्यार की ताकत ही यही है। झूठ का जो इनका दुकान लगा रखे थे उड़ गया 2 मिनट, नफरत की बाजार जो थी ना वो उड़ गई एकदम सच्चाई के सामने। आपने मैनपाट की अभी बात की, जब मैंने इस प्लांट की बात की कि वहां पर भी माइनिंग वाइनिंग हो रहा है, सरकार की तरफ से क्या किया गया है मैनपाट को खूबसूरत बनाने के लिए? क्योंकि मैं देखता हूँ जिस तरीके से वहां पे पेड़ लगे हैं, जिस तरीके का वहाँ जंगल है, हरा भरा है, तो सरकार की तरफ से है कि वो नेचुरल ब्यूटी है, किसी का योगदान है? देखिए, विकास और विनाश एक साथ चलते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार कुछ क्षेत्र को सिर्फ विनाश मिलता है। तो पहले के समय में मैं ये बिल्कुल जिम्मेदारी से कहूंगा कि माइनिंग जब अपने पीक में था तो बहुत सारे पेड़ काटे गए,
लेकिन धीरे धीरे जब माइनिंग पे रोक लगना चालू हुआ, कुछ रिहायशी इलाकों की तरफ माइनिंग बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने विरोध किया। और सही मायने में देखा जाए तो उतना फेवरेबल नहीं था वहां पे, तो इसको बंद कराया गया और बड़े पैमाने पे प्लांटेशन हुआ। अच्छा। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बढ़ चढ़ करके इसमें प्लांटेशन किया, लगभग 20 लाख से अधिक प्लांट लगे वहां पे। अच्छा। हाँ, इसलिए आपको आजकल वो ग्रीन दिख रहा है। आप किसी भी एरिया में चले जाएंगे आपको ग्रीनरी फिर से वापस वही दिख रही है, क्योंकि आज से 10 साल पहले से काम चालू कर दिया गया था और जिसका रिजल्ट आज दिख रहा है। कि कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि अरे यहाँ पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। अच्छा। बल्कि बढ़ते ही मिलेंगे। जो कई सारे हैं जो भी अंडर डेवलप्ड हैं, जिनकी हाइट मेरे को लगता है 5 सेंटीमीटर आसपास की होगी, ऐसे पौधे बहुत होंगे। ऐसे पौधे होंगे जिनकी अभी लगभग 5-5 फीट तक की हाइट होगी। और ये सब जब ग्रो करेंगे तब आपको दिखेगा। और अभी लास्ट जो प्लांटेशन था बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, लगभग मुझे लगता है कि 20 लाख प्लांट और जो है वो अबाउट टू ग्रो है। आपने जो बात किया प्लांटेशन का, प्रकृति का बात किया, आपने संस्कृति का बात किया, विकास का बात किया। जब आदिवासियों की जब बात आती है, आप भी आदिवासी हैं, मैं आदिवासी क्षेत्र में हूँ, जब आदिवासियों की बात आती है तो उनकी संस्कृति का जो वो महत्व होता है, जिस तरीके से वो अपने संस्कृति को बढ़ाते हैं, जिस तरीके के से वो अपने प्रकृति का रख रखाव करते हैं, वो एक नायाब तरीका होता है। और जब नायाब तरीका मैं कह रहा हूँ तो मैं आपसे यहाँ गुजारिश कर रहा हूँ कि एक गाना हमें गा के सुनाएंगे, जो हमने रील में भी सुना है आपके कहीं प्लेटफॉर्म पे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सामने सुनूं, मुझे समझ आने वाला नहीं, लेकिन मैं सुनना। नहीं इतना, मैं सरगुजा गाना आपको गा के सुनाऊंगा। अच्छा। अब ये जो है ये सरगुजा पे है। और सरगुजा में हमारे कल्चर में कर्मा नाचना बड़ा ही हमारा ट्रेडिशन का हिस्सा है। अच्छा। तो इसको लेकर के एक गाना है, संजय सुरीला भैया जो है हमारे, उन्होंने गाया है और बहुत विश्व प्रसिद्ध सॉन्ग है ये हमारे। अच्छा। हाय रे सरगुजा नाचे, अलथी कालथी मादर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। कौन गांव के करमदार कहाँ कर मदरिया, कौन गांव के करमदार कहाँ के मदरिया, सिगरी जो राय सब नाचते हरिया, हाय रे सरगुजा नाचे। तो ये मैंने देखा, जो ये जिस तरीके से आप ये गाना गा के और लोगों के पास जाते हैं, मिलते जुलते हैं, काफी युवा जो मिले थे मुझसे वो यही कहे थे कि आप उनसे गाना जरूर गवाना है। कुछ वीडियो उनका ये उनका प्यार है, उनका प्यार है, भाइयों का प्यार है। वो बोलते हैं कि भैया वो वाला गाना गाइए, ये वाला गाना गाइए। तो कभी समय रहता तो शौक रहा है कभी गाने का? नहीं, ऐसा शौक तो नहीं रहा है, लेकिन सुनने का बहुत शौक रहा है। अच्छा। मैं सुनता हूँ, काफी लोगों को सुनता हूँ, अच्छे लोगों को सुनता हूँ, मजा आता है। आपने अभी जो गाना गाया सरगुजा नाचे, तो जब सरगुजा नाचे तो मैं सीतापुर छोड़कर अब सरगुजा संभाग की तरफ देख रहा हूँ। और ये देख रहा हूँ कि पिछले कुछ बार से यहाँ पर भाजपा का सांसद हो रहा है। और इसका क्या बड़ा वजह मानते हैं कि सिर्फ भाजपा के सांसद यहाँ चुने जा रहे हैं, क्यों नहीं कांग्रेस यहाँ पर लीड बना पा रही है? और जो मैंने संभाग का जो एक डिटेल भी निकाला, जो पिछला चुनाव था 2019 का, तो सीतापुर छोड़ दें, शायद 7-8 विधानसभा आते हैं सरगुजा इसमें संसदीय क्षेत्र में, सीतापुर छोड़ दें तो बाकी सब जगह पीछे थी कांग्रेस। सीतापुर में लीड कर रही थी कुछ हजार वोटों से। क्या वजह है कि सरगुजा का जो सीट है ये कांग्रेस हथिया नहीं पा रही है, अपने कब्जे में नहीं ले पा रही है, जबकि राजा तो यही के कांग्रेस के हैं? देखिए, ये जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि कैंडिडेट बहुत बड़ा आंसर होता है। अच्छा। अगर विधानसभा बार बार जीत रहे हैं तो इसमें ये भी होता है कि जो कैंडिडेट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और जब हम बात करते हैं संसदीय इलेक्शन की, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की, तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बहुत ज्यादा होता है कि बड़े चेहरे पे भी लड़ा जाता है। और यहाँ पे भी ऐसा फेस जिसको लेकर के एक्सेप्टेंस हो और काफी लंबे समय से उस पर काम करना पड़ता है। तो अक्सर देखा गया है कि बहुत आखिरी के समय में कुछ लोगों को चुना जाता है, तो एक उसका लेकर के है। और बहुत ज्यादा तो मैं इसके बारे में कह नहीं सकूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि अगर करेक्टेड पीपल को अपॉर्चुनिटी दिया जाए
ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाए जिसके पास अच्छी टीम हो और जिसको काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा हो। युवाओं को भी अगर मौका मिले तो टीम तो आपके पास भी अच्छी है, युवा तो आप भी है। हाँ, मतलब डिनाई नहीं होगा। इसमें युवाओं को मौका देना चाहिए, मैं बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से बात कही है 50-50 कि युवाओं का राजनीति में आना बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल युवाओं को मौका मिले तो सरगुजा में भी कांग्रेस पार्टी का फतेह लहराएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये थे आदित्य भगत जिन्होंने हमारे साथ चर्चा किया कि मैन पार्ट कार्निवल के पीछे का उनके पिताजी का क्या आइडिया है और लोगों को वो एंटरटेनमेंट का माध्यम क्यों लगता है। उन्होंने अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, माफ करिए, उनके पिताजी ने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या किया और युवाओं के बीच जाकर कैसे वो गाना गाकर, जो इन्होंने हमको भी सुनाया, लुभाते हैं। देखते रहिए द भारत पोस्ट मेरे साथ नीलांजन तिवारी।